कभी स्टूडेंट लाइफ में सर एक टाइम आता है कि अब नहीं हो रहा है, घर वालों के टॉन्ट, रिलेटिव्स के टॉन्ट, शादी करा दो, लड़की है, 12th हो गई है, ग्रेजुएट हो गई है, अब इसकी शादी करा दो। तो हमारी फैमिली में मम्मी पापा ने कभी भी हमको ऐसा फोर्स नहीं किया। और मॉक एनालिसिस सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए जो हमने छोड़े हुए होते हैं, वो भी करने ज़रूरी होता है जो हमने किया होता है, क्योंकि उससे हमें ये भी पता चलता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया, और हमने किसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से फिर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस की वजह से फिर हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी और ग्रेजुएशन किया था हमने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरआरबी क्लर्क का जो है वो रिजल्ट लिस्ट आउट हुई है और आज कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बीइंग अ टीचर ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण होता है। उन बच्चों के लिए भी बहुत होता है क्योंकि रिजर्व लिस्ट कभी भी 100% डेफिनेट आप नहीं कह सकते हैं कि नाम आ ही जाएगा। इसमें डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस लेवल पे बची हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और ये उस बच्चे के लिए बहुत ही अभूतपूर्व क्षण होता है जिसने शायद 6 महीने, 1 साल, 2 साल दिए हैं तैयारी के लिए और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एकाएक पता चलता है कि रिजर्व लिस्ट जो है वो आउट हुई है। तो आज हमारे साथ साक्षी हैं जो आरआरबी क्लर्क के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। तो साक्षी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, साक्षी कहाँ से हैं, क्या डिग्री करी है और कब से तैयारी चल रही थी। सर हमारा नाम साक्षी निमेश है और हम यूपी से, एक सिटी है इटावा, हम वहाँ से हैं। और हमने अपनी स्टार्ट की थी जर्नी, स्ट्रगल की जो भी था वो 2023 से स्टार्ट किया था। वैसे हमने आपको फॉलो किया था 12th क्लास के बाद से ही। फिर ड्यू टू कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से फिर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस की वजह से फिर हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी और ग्रेजुएशन किया था हमने। सो ग्रेजुएशन हमने किया है बीकॉम से, फिर उसके बाद आई डिड माय एमबीए, ये किया था हमने। जी। तो कैसे साक्षी, एक दिमाग में कैसे आया कि मतलब बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए? भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कियां तो हमने देखा है कि बीएड वगैरह कर लेती हैं, फिर टीचिंग वीचिंग का भी अच्छा हिसाब किताब बन जाता है। तो बैंकिंग ही क्यों आया दिमाग में? सो आफ्टर 12th आई वाज सर्चिंग कि क्या करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शंस हैं। फिर हमने सोचा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे हम, फिर हमने बीकॉम किया। फिर उसके बाद आपका एक वीडियो आया था, उस वीडियो में आपने बताया था, क्लासेस वगैरह चल रही थी, आप पढ़ा रहे थे, तो फिर उसके बाद उसमें रीजनिंग में इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद आई थॉट कि नहीं, अब हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वहां से ये थॉट आया था, फिर हमने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। तो बैंकिंग में जब साक्षी, हमने सब्जेक्ट देखे होंगे, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। कौन सा सब्जेक्ट इनिशियल लेवल पे क्लिक हुआ कि यार इसको तो बड़ा चैलेंज आएगा, पढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी? कौन सा सब्जेक्ट बहुत इजी लगा? और जो टफ था उसमें हमने कौन सा स्टेप फॉलो किए जिससे वो टफ को भी हमने इजी किया? सो फॉर मी टफ तो हमारे लिए रीजनिंग ही था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें रीजनिंग का आर भी नहीं पता था। फिर उसके बाद में आपकी क्लासेस ली, जो भी हमने रीजनिंग सीखी है, रीजनिंग का आर, चाहे वो स्लॉग हो, पजल्स हो, वो सिर्फ हमने आपसे ही पढ़ा है और आपकी सारी क्लासेस की थी हमने। तो उसके बाद फिर हमारा रीजनिंग स्ट्रांग हो गया। फिर एग्जाम्स में ऐसा रहा, एक टाइम आया कि रीजनिंग का जो भी सेक्शन रहता है, वो एग्जाम जो भी 20 मिनट्स रहता है, कभी 17 मिनट्स में हो जा रहा है, कभी 15 मिनट्स में हो जा रहा है, तो जो भी टाइम बच रहा है उसमें दोबारा पेपर चेक कर ले रहे थे। तो वहां से हमको रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आया। फिर मॉक टेस्ट सीरीज भी दी थी फिर हमने। और इंग्लिश भी ठीक ठाक था। सबसे वीक मतलब सब्जेक्ट रहा था हमारा वो था जीके, करंट अफेयर्स नहीं हो पाती थी हमसे। तो उस वो थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग रहा था इस प्रिपरेशन में। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। मतलब साक्षी, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं कि कैसे करें सर, स्टिल बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो एक बिगनर बच्चा जो इंग्लिश को स्क्रैच से पढ़ना चाह रहा है, अच्छे मार्क्स बैंकिंग एग्जाम में गेन करना चाह रहा है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करे जिससे उसको इंग्लिश में हेल्प मिले?
सर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पहली बात तो एक लैंग्वेज है सर, ये कहीं से सीखी नहीं जा सकती, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। और जो उनका एडिटोरियल रहता है एटीएम वाला, वो किया था। और फिर द हिंदू न्यूज़पेपर था, उसको हमने रीड करना स्टार्ट किया था बाई सेल्फ। फिर हम्म। उसके बाद हमने इंग्लिश के सेक्शनल्स दिए थे। तो उसके बाद फिर हमारी इंग्लिश में ओके ओके हो गया। फिर फिर उसके बाद जब ये होने लगा, फिर हमने मेंस के मॉक दिए, मेंस के सेक्शनल इंग्लिश के, तो फिर वहां से हमारी इंग्लिश ओके ओके हो गई थी। राइट, राइट, राइट। क्वांट भी एक बड़ा चैलेंज सब्जेक्ट होता है। क्वांट की एक स्ट्रेटजी, मतलब जैसे ये तो ठीक है कि आपने कहीं से आपने गाइडेंस लिया, तो बट पर्टिकुलर आपकी एक स्ट्रेटजी क्वांट के रिगार्डिंग क्या थी भाई? हमें अपना तो हमें ही पता होता है ना कि हम किस लेवल पे थे, फिर कहाँ से हमने ग्रो किया। तो एक जो बिगनर बच्चा क्वांट को सीखना चाह रहा है, कौन कौन से स्टेप इनिशियल लेवल पे उसको फॉलो करने चाहिए, कौन सी कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए जो उसको क्वांट में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है? सो क्वांट में सबसे पहले तो टेबल्स, स्क्वायर क्यूब्स, ये अच्छे से आने चाहिए। और फिर उसके बाद में जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, ये सब आता जाएगा। फिर अरिथमेटिक के लिए हमने अपने स्ट्रेटजी में हमने अरिथमेटिक की क्लासेस ली, डीआई की ली, तो फिर हमारा वहाँ से मैथ ठीक हो गया था। ओके, ओके। जीए की एक स्ट्रेटजी बहुत सारे बच्चों को चैलेंज आता है कि जीए यस कितना सर। पढ़ें, कैसे पढ़ें, और कैसे, क्योंकि लोग कहते हैं 15 मिनट में 20 मिनट में अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि रियलिटी है? और अगर हम इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं 20-25 प्लस भी, तो उसकी श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? सर श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमें डेली करंट अफेयर्स की क्लास करनी ही करनी है, बाय हार्ट करनी है। और हमने अपने करंट अफेयर्स वीकेट सब्जेक्ट था हमारा, तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था उसको, लास्ट मोमेंट पे मंथली और जो वीकली पीडीएफ्स रहती हैं उनको वही किया था। पहले हमने पीडीएफ वीकली वाली की थी कंप्लीट, फिर उसके बाद में हमने मॉक दिए थे, सेक्शनल मॉक जीके के। और रिवीजन के लिए हमने फिर मंथली पीडीएफ स्टार्ट की थी, फिर गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है, उसमें से हमने उसके मॉक दिए थे, प्रैक्टिस की थी। और हम सबको भी यही सजेस्ट करेंगे वो लोग भी गाइडली का ही पीडीएफ बंडल यूज करें, और मॉक टेस्ट वगैरह भी। ठीक है। रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या थी साक्षी? किस तरह से हमने बेसिक से रीजनिंग को पढ़ा और लेवल अप किया हमने? सर रीजनिंग की स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ भी नहीं थी, जिसके पास आप जैसे टीचर हो तो उनके लिए कुछ भी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो आपके फाउंडेशन कोर्स लें, और आपकी फाउंडेशन कोर्स से ही उनका सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। चैप्टर वाइज करें। सबसे पहले जो मिसलेनियस चैप्टर्स, मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो करें। स्लॉग्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सारे मार्क्स गेनिंग सब टॉपिक्स होते हैं, इनसे फ्री के मार्क्स होते हैं जैसे आप बोलते हैं। और फिर इनइक्वलिटी में जो आप कराते हैं, बड़े भैया कॉन्सेप्ट, बड़ी भाभी, वो चीज़ भी वो करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे पजल्स भी डेली प्रैक्टिस करें। जो आपका सेशंस रहते हैं पजल्स के, जो आप पजल्स कराते हैं, वही लेवल रहता है एग्जाम में भी पजल्स का, उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है। जो आपसे पजल्स किए रहते हैं वो एग्जाम में बिल्कुल कह सकते हैं इजी लेवल लगती है, लल्लू पंजू सी पजल लगती है। तो आपसे प्रैक्टिस करनी चाहिए उनको। ओके। रीजनिंग के लिए तो हम और कोई टीचर को फॉलो नहीं किए थे, स्टार्टिंग से आपको ही फॉलो किए थे। और ठीक है। कोई सी भी सब्जेक्ट की गाइडेंस रही होगी सर, हमें कभी भी किसी भी हेल्प की नीड रही होगी तो सर आपने हमें गाइड किया। डजेंट मैटर कि आप रीजनिंग फैकल्टी हैं, इंग्लिश फैकल्टी हैं, कौन सी फैकल्टी हैं, आपने हमें हर सब्जेक्ट के लिए गाइड किया है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीए हो, कोई सा भी सब्जेक्ट। अगर कभी लैग भी किया है स्टडी में, कभी स्टडी नहीं किया, कभी स्टूडेंट लाइफ में सर एक टाइम आता है कि अब नहीं हो रहा है, घर वालों के टोंट, रिलेटिव्स के टोंट, शादी करा दो, लड़की है, 12th हो गई है, ग्रेजुएट हो गई है, अब इसकी शादी करा दो। तो हमारी फैमिली में मम्मी पापा ने कभी भी हमको ऐसा फोर्स नहीं किया। तो और फिर वो सर एक टाइम आया था, आई लॉस्ट माई बड़े मामू, 30 जून को ही उनकी डेथ हुई थी, और आज 30 जून है सर। तो उस दिन हम काफ़ी डिसहार्टेंड थे, तो आपने ही उस दिन हेल्प की थी जब हमने स्टडी छोड़ दी थी, तो आप आए, आपने हमें मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि स्टडी दोबारा से कंटिन्यू करो, फिर हमने अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू की थी। हम्म। नहीं, वो टाइम मुझे याद है कि काफी चैलेंजिंग था, है ना? और होता यस भी सर। है क्योंकि क्लोज फैमिली में
जो हमारे आसपास हों उनका ऐसे चला जाना बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम था। अच्छा था तुमने कोप अप किया वहां से, और आज हम उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। साक्षी, मेंस में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे प्री क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस क्लियर करने में बड़ा समय लग जाता है। क्या गलती एक नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं मेंस में? क्या गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए? और क्या श्योर शॉर्ट मंत्रा मेंस के लिए होंगे? सर जो मेंस के लिए जा रहे हैं, पहले कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले प्री हो जाए उसके बाद मेंस स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिनके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, वो लोग डे वन से ही मेंस प्री के साथ मेंस को लेकर चलें, तभी मेंस क्लियर होगा। अदरवाइज मेंस के सपने सारे छोड़ दें। हम्म। और मेंस के लिए भी एक प्रॉपर मेंस, ज़्यादा कोई इतना बड़ा हाइप नहीं है। जिसकी बेसिक अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, उनका मेंस भी इजिली से क्रैक हो जाता है। जैसे पजल्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, पजल्स के मेंस में प्रैक्टिस होनी चाहिए मेंस की। और बाकी के क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं, चाहे वो रीजनिंग का स्लॉग हो, इनइक्वलिटी हो, और भी सारे टॉपिक्स हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट वाइज ही होते हैं। वो बस जो प्री में आता है वही मेंस में आता है, बस थोड़ा सा लेवल अप होता है। अगर हम लोग मेंस को प्री के साथ लेकर चलेंगे तो जो लोग भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या कर चुके हैं या करेंगे, तो वो लोग प्री के साथ ही मेंस को लेकर चलेंगे। राइट, राइट, राइट। साक्षी, मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मॉक टेस्ट की सो मॉक भूमिका टेस्ट क्या है एक बच्चे के लिए? और आपने मॉक टेस्ट की वैल्यू कैसे करी? सो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की जर्नी में। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो उससे स्पीड नहीं आएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मॉक में कुछ जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रीजनिंग में पजल्स ज़्यादा आती हैं, तो मॉक में जो भी पजल्स प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, उससे स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। जहाँ लैग कर रहे होते हैं उनको मॉक को एनालाइज करना चाहिए, और फिर एनालिसिस के बाद अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। उसके बाद मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते नहीं होते हैं, ये चीज़ है। राइट। और सर मॉक हमने दिए थे, मॉक हमने गाइडली के दिए थे, ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक, और प्रैक्टिस मॉक। लोग कहते हैं कि सर हम मॉक तो दे रहे हैं लेकिन हमें एनालिसिस करने का सही तरीका नहीं आ रहा है। क्या एनालिसिस करना चाहिए सर मॉक में? किस तरह से मॉक देकर एनालिसिस, लोग बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे कहते हैं कि एनालिसिस जरूर किया करो। हमें नहीं पता चलता सर कि वो राइट वे क्या है एनालिसिस का। तो साक्षी, आपके अकॉर्डिंग क्या है एनालिसिस मॉक का? सर मॉक देना तो ठीक लगता है, पर जब मॉक एनालिसिस करने की बारी आती है, हमने भी एक टाइम पे मॉक का एनालिसिस नहीं किया था, सिर्फ मॉक देते थे, एनालिसिस छोड़ देते थे। फिर हमने एक आपका एक वीडियो देखा था, आपसे हमने पूछा भी था, आपने ही बताया था कि नहीं, आप मॉक को एनालिसिस करो, अच्छे से करो, जो भी वीक पॉइंट होते हैं वो उससे हमें पता चलता है। हम्म। तो हमें मॉक का एनालिसिस मन भी नहीं होता है, पर फिर भी करना चाहिए। और मॉक का एनालिसिस सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए जो हमने छोड़े हुए होते हैं, वो भी करने ज़रूरी होता है जो हमने किया होता है, क्योंकि उससे हमें ये भी पता चलता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया और हमने कैसे सॉल्व किया है। अगर हमने जैसे मान लीजिए हमने 30 सेकंड लिए हैं किसी क्वेश्चन को करने में, तो ऐसा क्या स्टेप हो सकता है, या क्या मतलब अप्रोच हो सकती है जिससे कि हम वो 30 सेकंड को 20 सेकंड, 25 सेकंड कर सकते हैं, ये चीज़। राइट, राइट, राइट। क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वेरी आती है ये कि मॉक की एनालिसिस तो मैं अपने लेवल पे तो जरूर बताता हूँ उनको, बट एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की भी अप्रोच जो है वो उनको जाननी बहुत जरूरी होती है। जाहिर सी बात है साक्षी, अगर तैयारी करते हुए टाइम हुआ है तो फेल्योर भी आए होंगे। यस फेल्योर सर। एक नहीं कई आए होंगे। फेल्योर होता क्या है कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज अगर जून के महीने में गर्मी है तो 2-4 महीने बाद ठंडी का भी मौसम आएगा। तो ये लोगों को मतलब जीने के हिसाब से समझ में आता है कि चलो यार, 3 महीने की बात है, फिर तो ठंडी आ ही जाएगी। लेकिन जीवन के स्ट्रगल में बहुत सारे बच्चे फेल्योर नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरे में कमी है, या मेरे से नहीं हो पाएगा, या घर वाले ठीक ही तो बोल रहे हैं, तुम निठल्ले हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो फेल्योर, और बहुत सारे बच्चे साक्षी ऐसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं प्रिपरेशन।
तो फेल्योर को आपने कैसे टैकल किया, किस तरीके का वो दौर था, कैसे उससे बाहर आई, और जो आज बच्चे फेल्योर में उलझे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा उनको कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उनको क्या मैसेज है तुम्हारा? सर मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हमने जब एसबीआई क्लर्क का पहला मेंस दिया था तो उसमें नहीं हुआ था, हमने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेंस देने के बाद जब नहीं हुआ था आई वाज लाइक कि अब हमसे नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए अब इसको प्रिपरेशन। फिर 2 दिन बाद किसी से बात नहीं की, आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम, किसी से बात नहीं करी, नो फूड, नो फोन, कुछ भी, नो स्टडी। फिर मम्मा केम टू मी एंड मम्मा सेड कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ट्राई करो अगली बार हो जाएगा। फिर मैंने मम्मा से बोला मम्मा नहीं हमसे नहीं हो रहा है, हमें नहीं करना है। फिर आई कॉल्ड यू दैट डे सर, सर नहीं हो रहा हमसे कैसे करें। तो सर आपने हमसे बोला था कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट की है, प्रिपरेशन की है, सक्सेस चाहिए है तो सक्सेस बिना फेलियर के नहीं आएगी। तो वही था। राइट, 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 राइट। नहीं, मतलब मेरा एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन जो है वो नहीं समझ पाते कि वो इस दौर को कैसे, मतलब, निकलें। तो जो ऐसी समस्याओं में फंसे हुए हैं उनको तुम अपने अनुभव से क्या मैसेज दोगी कि उन्हें क्या करना चाहिए अभी? उनको हम अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे, बी बिकम बहरा। सब बोलेंगे ही, पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, नो डाउट हमने भी वो फेस किया है। हमें भी बुरा लगा, 1-2 दिन रो लो, अच्छे से रो लो, किसी से बात मत करो, फोन मत करो, कुछ भी मत करो। 2 दिन 1 दिन अपना टाइम लो, अपना अच्छे से रिकवर कर लो। फिर ये सोचो कि क्यों स्टार्ट किया था। अपने मम्मी पापा को देखो, उन्होंने फेलियर की वजह से, अगर आप फेलियर देख के अभी क्विट कर देते हैं तो आप सक्सेस को भूल जाएं फिर, क्योंकि कोई भी होगा जिसने भी सक्सेस लिया है वो कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करके ही आया है। अगर आप इतनी सी फेलियर पे डिसहार्टेंड हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि वो आपका लास्ट फेज है स्ट्रगल का। उसके बाद आपको अच्छे से और आप ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें दोबारा से, फिर आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले ये होता है कि ठीक है नहीं है कुछ भी करते हैं, फिर उसके बाद में जब आपको एक लगता है कि यार फेलियर हो गए, तो फेलियर के बाद कुछ तो आपको आता है पॉइंट, उसके बाद सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज ही करना है। बस ये है कि एक अच्छा सा माइंड मेकअप करें, अपने मम्मी पापा की तरफ देखें कि उन्हें, अगर कोई एक लड़की है सर तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप जॉब लें। क्योंकि सब लोग बोलते हैं पराए घर जाएगी, ये यहाँ जाएगी, इसकी शादी करा दो, तो ये सारे टॉन्ट जो होते हैं उन्हें छोड़ दो। सिर्फ अपनी स्टडी देखो, अपना पढ़ो, रूम में लॉक रहो, क्लासेस टाइम टू टाइम करें, और अपने मॉक टेस्ट दें, उनको एनालिसिस करें अच्छे से। और कोई भी अगर अगर कुछ भी बोलता है तो उसको दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें कुछ लोग बोलते थे बैंकिंग में नहीं हो रहा छोड़ दो, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, तो मम्मी पापा का ब्रेन वॉश करते थे कि नहीं हो रहा है तो बीटीसी करा दो, बीएड करा दो। तो आई वाज लाइक कि नहीं, हमें यही करना है और यही चाहिए हमको। तब हमने डिटरमिन्ड होके अपना प्लान बनाया दोबारा से कि नहीं अब इन सब से नहीं होगा, रोना धोना कुछ नहीं होता है, दोबारा से खड़े होते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। फिर हमने दोबारा से स्टार्ट किया, और आप लोगों को भी दोबारा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप फेल हुए हो तो आप दोबारा से स्टार्ट करें, और ट्रस्ट मी, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। बस एक चीज याद रखें कि कोई अगर कुछ भी बोलता है, कोई आपको टॉन्ट करता है, चाहे घर वाले हो, रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, कभी कभी बहुत ज्यादा ही बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, बी बिकम बहरा, दैट्स इट। राइट, 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 राइट। साक्षी, टाइम मैनेजमेंट का कितना रोल होता है पढ़ाई में, और एक रेगुलर रूटीन का टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? सर ऐसा किसी भी स्टूडेंट के लिए टाइम, कोई रूटीन कोई फिक्स नहीं कर सकता, हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, कोई डे पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, तो वो उनको अपने अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। और हम जो थे वो दोनों ही था सर। आपकी क्लासेस से ही डे स्टार्ट होता था, आपकी क्लासेस करने के बाद सारा कुछ 1 बजे हमारी पूरी स्टडी बाइंड अप होती थी, सारी क्लासेस वगैरह करने के बाद उसके बाद हम ब्रेक लेते थे, फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, फिर उसके बाद रेस्ट किया, फिर नाइट में स्टडी करो। नाइट में ये रहता है कि
कोई डिस्टरबेंस नहीं होता अगर आप घर पे कर रहे हो। नो, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, एकदम साइलेंट माहौल रहता है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई डेली स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। बिना, अगर आप कम से कम 5-6 घंटे तो आपको डेली ही देने हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपके मार्क्स भी मॉक में नहीं बनेंगे और क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे आपसे। राइट, राइट। अच्छा, तैयारी के दौरान साक्षी जब फेल्योर आते रहे होंगे, तो जैसा भी तुम बता रही थी कि घर वाले लोग कह रहे हैं घर वालों से कि अब तो शादी करवा दो, क्या ही होगा अब, है ना, क्या ही अब इसका भविष्य है, तो पेपर ऊपर तो निकल नहीं रहा है, चूल्हा चौका करेगी घर जाके जहाँ ससुराल होगी। तो ये जब सुनने में आता है तो थोड़ा खराब भी लगता है। फिर एक प्रेशर भी आता है कि यार फेल भी इंसान हो रहा है, और शादी का भी प्रेशर है। तो ये मोस्टली हमने देखा है कि लड़कियों के साथ बड़ी समस्या आती है ये सिचुएशन में, कि अब कैसे एक फोकस्ड होकर तैयारी करें। तो इन सिचुएशन को तुमने कैसे हैंडल किया, और जो लड़कियां इन सिचुएशन में हैं उनको क्या मैसेज दोगे? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सिचुएशन में हम कभी नहीं पड़े, क्योंकि रिलेटिव्स ने बोला कि शादी करा दो, ये करा दो, रिश्ता भी लेकर आते, जो भी मतलब रहता है। तो कभी भी मम्मी पापा ने हम तक नहीं बताई ये बात। ना कभी मम्मी पापा ने ये कहा कि हाँ, तुम अगर नहीं कर रही हो तो शादी करा देंगे। मम्मी पापा का कोई भी इसमें नहीं था। मम्मी पापा को ये भी नहीं था कि तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, उन्हें इससे भी कुछ मतलब नहीं, उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब रहता है। तुमने क्या किया है साल भर हमें नहीं मतलब, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता था तो पापा भी लाइक, ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करना, पर होगा जरूर। तो जब भी इसके बाद में कहते थे कि शादी करा दो, तो पापा भी लाइक कि नहीं, अभी वो पढ़ रही है, पढ़ने दो, अच्छे से पढ़ेगी, सक्सेस हो जाएगी, उसके बाद की बातें हैं ये सब। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि पहले अपने मम्मी पापा को बताओ कि हम नहीं करना चाहते हैं, हमें टाइम चाहिए। आप अपना टाइम लो, अपने उस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर करो, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें, आप जाकर वहाँ पढ़ें। और अपना फोन बिल्कुल ही बंद कर दें, जैसे कि हमने अपना फोन बिल्कुल बंद कर दिया था, किसी का भी कॉल नहीं आता है। आप लोग भी कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम स्टडी को दें और अपनी फैमिली को दें। नो रिलेटिव्स, कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है, ट्रस्ट मी। नो रिश्तेदार, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नथिंग। अगर कुछ है साथ तो सिर्फ मम्मी पापा हैं और आपके टीचर्स हैं, और टीचर्स के नाम पे सिर्फ हमारे पास आप हैं सर। अरे साक्षी, कभी ऐसा भी सिचुएशन हो, जैसे तैयारी हम कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो बड़े एक दिमाग में सवाल आने लगते हैं कि यार ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, 1-1.5 साल भी हो गया, अब यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, प्राइवेट में सोचूं तो वहां भी पता नहीं किस तरह से शुरुआत होगी। लोग सहेला सहेली जो आसपास के थे वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो बड़ा एक आदमी दुविधा में हो जाता है 1-1.5 साल बाद कि डिसीजन सही था या गलत था, या अब मैं क्या करूं, या क्या मैं बहुत, मतलब तैयारी भी अब छूट नहीं रही, चलो 7-1.5 साल हो गया, अब इसको अब इतना आ गया है, थोड़ा और कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया साक्षी तुमने? सर, ये सिचुएशन तो हमने बहुत ही ज़्यादा फेस की है। जब हमने बताया आपको अभी कि जब हम इनविजिबल हो गए थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, तो अभी भी नहीं होती है। तो फ्रेंड ऑफ माइन केम टू माई हाउस एंड शी सेड कि कैसी हो, क्या कर रही हो। हमने कहा प्रिपरेशन चल रही है हमारी, कि अभी और कितना टाइम, और अभी इतना टाइम हो चुका है, अब तो छोड़ दो। सबकी शादी हो गई है, सब अपना अपना कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तुम भी कर लो, कोई यहाँ नहीं सही तो तुमने एमबीए कर रखा है, तुम किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करो, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। एंड आई वाज लाइक नहीं, हमें ये चाहिए तो यही चाहिए। फिर उसके बाद से, उस दिन के बाद हमने उस फ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। ना वो हमसे मिलने आई, ना हमने उसको कॉल किया। और आज भी, शायद कल हम उसको जरूर कॉल करें कि देखो, तुम लोग हमसे ये बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, एंड आई एम सेलेक्टिंग इन बैंक नाउ, ये चीज। यानी और बहुत। जो भी लोग ये चीज फेस कर रहे हैं, जैसे यार दोस्त बोलते हैं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, ढीठ बन जाओ, ये समझ लो। अर्पित सर बोलते हैं कि चिकना घड़ा है तो वही बन जाओ, कुछ भी डालो, बिल्कुल अपने आप पे मतलब इम्पैक्ट मत होने दो किसी भी चीज का, ना कोई टोंट का, ना ही इस सब का। अगर कोई भी आपके बोलता है आके, तो उनको सबसे पहले कॉर्नर कर दो, हम इसको नहीं जानते, ना ये हम इसे जानते हो, ना ही इससे कभी मिलना चाहेंगे।
और बात अगर आप करना भी चाहते हैं, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आप उस दिन करें उनसे बात जिस दिन आप सिलेक्शन ले लें। तब उनके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे, जिनके मुंह सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट के लिए खुलते थे। आप सिर्फ ये करें। नहीं नहीं, सही है, करना भी यही चाहिए, है ना, क्योंकि भाई तैयारी आपकी है तो आपको ही मालूम है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। वो स्ट्रगल हम ही महसूस कर रहे होते हैं। अगला हमारी सिचुएशन को देख के हम पे डिसीजन बनाता है, बट वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। अगर आप डिटरमाइन हैं अपने लक्ष्य के प्रति तो ठीक है। हमें नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन अगर हम कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाती है। ये सो। साक्षी, कोई बिगनर बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट करे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब ऐसी अपनी कुछ गलतियां बताओ जो तुम्हें रियलाइज हुई प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आज लगता है कि अगर ये गलती ना किए होते तो कुछ और बात होती, ये गलती ना हुई होती तो कुछ और बात होती, ये कर लिया तो ज्यादा अच्छा हो गया। सर हम अपने एक्सपीरियंस से ही बताएंगे, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स में ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, तो अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दें। अगर कॉलेज रेगुलर है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा दे सकते हैं। या फिर जो कॉलेज में वेकेशंस पड़ते हैं, पेपर लीव वगैरह पड़ती है, आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कॉलेज की सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से परमानेंट कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन कोचिंग, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वो करें। और उसके बाद में आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जब भी कॉलेज फाइनल हो जाए आप अपना एग्ज़ाम दें। और उसके लिए उससे पहले जब, या फिर कॉलेज कंप्लीट हो जाए, आप तब 1 साल अपने आप को दें, 6 महीने दें, जितना आपको लगे आपके कॉन्सेप्ट में टाइम लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, स्ट्रैटेजी बनाएं। और बेसिक से सबसे पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट करें अच्छे से। फाउंडेशन कोर्सेज लें, जैसे आपके फाउंडेशन कोर्स आता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते हैं, आप वो लें। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे करना है, वो हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। जो नहीं आता है वो आप करें। और फिर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर से कोचिंग लें और डेडिकेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और हमने जो गलती ये की थी पोस्ट ग्रेजुएशन करके, सर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे 2 साल वेस्ट हो गए। वो चीज़ हमको नहीं करनी थी। ग्रेजुएशन के बाद सर अगर हम कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसी को, प्रिपरेशन को ही टाइम देते, तो शायद कब का सिलेक्शन हो चुका होता। तो आप वो गलती ना करें। आप अपना कॉलेज कंप्लीट करें, थोड़ा अपना 1 साल में अपना सिलेबस कंप्लीट करें, प्रिपरेशन को दें। फिर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप अपना सेकंड थॉट, उसको बी प्लान लेकर चल सकते हैं मास्टर्स की तरफ। ये हम अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताना चाहेंगे। राइट 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 राइट। एक आइडियल टाइम लाइन क्या हो सकती है साक्षी? कोई बिगनर बच्चा है तो उसको बेसिक कंप्लीट करने में, प्री का सिलेबस कवर करने में या मेंस का सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लग सकता है एक सीरियस एस्पायरेंट को? तो वो सिलेबस कब, कितना, कितने टाइम में कंप्लीट कर ले, रिवीजन कैसे करे, मॉक में पहले सेक्शनल मॉक दे कि डायरेक्ट मॉक दे, या सेक्शनल टॉपिक मॉक दे या कंप्लीट मॉक दे, किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए? सो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। कॉन्सेप्ट में जो इजी इजी से टॉपिक्स रहते हैं, सबसे पहले वो कवर कर ले। जैसे रीजनिंग की बात करते हैं अगर हम, तो रीजनिंग में स्लॉग से स्टार्ट करें, इनिक्वलिटी से स्टार्ट करें, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करें। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो इसका 10 to 15 मतलब परसेंट जो भी रहता है, वो मिसलेनियस रहता है, वो आप कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आप सेक्शनल लगा कर देखें कितना आपका हो रहा है। अगर आप नहीं है कंफर्टेबल सेक्शनल के लिए, तो आप सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दें, पीडीएफ से रिवीजन दें, जो पीडीएफ बंडल्स आते हैं उनसे रिवीजन दें। और जो सर आप पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं क्लास के बाद, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो क्वेश्चंस, वो पीडीएफ पूरी ही उनको क्लास के बाद सॉल्व करनी चाहिए टाइमर के साथ में। जैसे अगर क्लास में आप पीडीएफ में, एग्जाम में 20 मिनट्स होते हैं, तो आप 22 मिनट्स, 20 मिनट्स ऐसे करके टाइमर लगा के पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि टाइम प्रेशर पहले से ही हो जाएगा। तो एग्जाम में जो प्रेशर रहता है ना एग्जाम का टाइम पे, कि टाइम कम है, ये कम है, तो वो चीज़ से आप पैनिक नहीं करेंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे।
फिर उसके बाद में आप पजल से स्टार्ट करें। पजल, एक पजल लगाएं, दो पजल लगाएं, एक पजल नहीं बनेगी, दो नहीं बनेगी, तीन नहीं बनेगी, पर हार नहीं मानो। पजल्स प्रैक्टिस करो। पहले बोरिंग लगता था, हमें भी बोरिंग लगता था। फिर हमने सर आपकी क्लासेस स्टार्टिंग से 10 AM वाला सेशन किया, और उसको करने के बाद में स्पीड आई हमारी। फिर उसके बाद में जब भी क्लासेस खत्म हो जाती थी, फिर उसके बाद में हम जो पीडीएफ आप प्रोवाइड कराते थे, हम उस पीडीएफ से रिवीजन देते थे। वो भी हम टाइमर के साथ ही करते थे। आप क्वेश्चन टॉपर देते थे दैट टाइम, क्वेश्चन टॉपर, सेशन टॉपर, टॉप 10, वो लिस्ट आप प्रोवाइड कराते थे। तो उस टाइम पे उसका भी प्रेशर रहता था, नहीं मुझे टॉप 10 में आना था, टॉप 5 में आना था, आज टॉप 2 में आए, आज टॉप 3 में आए। तो वो, और अब वो नहीं है। तो आप अपना टाइमर लगाएं फोन पे, स्टॉप वॉच पे, 20 मिनट्स, 30 मिनट, जैसा भी आपको लगता है। बिगिनर अगर है तो वो 25 मिनट्स का टाइमर लेकर चल सकते हैं। राइट, 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 राइट। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। और ये फॉलो करने पे जो है वो इनको प्रॉपर मदद भी मिलेगी। साक्षी, एक मेंस का जो क्वांट है उसकी भी थोड़ी स्ट्रेटजी बता के जाओ, स्टेप बाय स्टेप की। मेंस में किन किन टॉपिक को, ताकि नंबर, क्योंकि देखो मेंस में लेट सपोज 60 नंबर का पेपर है, एग्जांपल में दे रहा हूँ। 60 नंबर पूरा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेंस ही है। मेंस में बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, और हमने कट ऑफ भी देखा है कि 5, 6, 8, 10 नंबर ऐसे निकल जाते हैं। तो क्या ऐसा हम मेंस में क्वांट में फोकस करें, एटलीस्ट हमारे 20, 22 नंबर, जो एक 25 नंबर आइडली जो कहते हैं कि इतने गेन हो जाए, एटलीस्ट इतने मिल जाए बच्चे को, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो जाए अपने सेक्शन में। सर मेंस में क्वांट के लिए सिर्फ और सिर्फ डीआई प्रैक्टिस करें। डीआई प्री में भी आती है, अ, 3 सेट आते हैं, किसी किसी में हम्म। 2 सेट भी आते हैं। तो अगर हम लोग डीआई को प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा उसमें नहीं रहता है। मेंस में ये रहता है कि टॉपिक, हम कॉन्सेप्ट हमारे पहले से ही क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस हो चुकी होती है। मेंस में अगर हम लोग डीआई पे फोकस करते हैं अच्छे से, तो वहां से 2-3 सेट आते हैं सर, तो वहां से हमारा अच्छे 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 खासे नंबर वहां से क्रैक हो सकते हैं। ये हम्म। हमने लिया था क्योंकि अरिथमेटिक हमसे मेंस में नहीं बन रही थी, तो हमने डीआई लेकर गए थे। और कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो डीआई बेस्ड रहते हैं, जैसे कि क्वांट में परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक जो रहते हैं वो ज्यादा ही रहते हैं। तो इनको पहले हमने अपना स्ट्रॉन्ग किया, फिर इसी की बेसिस पे हम डीआई को स्टार्ट किए थे। कुछ टॉपिक्स रहते जैसे राडा डीआई है, ये सारे मेंस में डीआई को हमने ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। राइट, राइट, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज हमने बहुत सारी क्वेरीज साक्षी से पूछी है, जिसको साक्षी ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया है। तो सबसे पहले साक्षी, आपको आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ऑनर। और बड़ी खुशी है आज। क्या क्या रिएक्शन है आज साक्षी? थोड़ा सा घर वालों का रिएक्शन भी आज बताओ कि तो जब रिजल्ट आया है तो घर वालों का किस तरह से जो है वो भावनाएं जगी है आज इस इलेक्शन की। सर घर वाले बहुत खुश हैं। अभी घर पे सिर्फ हम और मम्मा बहन है हमारी, तो जब हमने बताया तो मम्मा रोना स्टार्ट कर दी। मम्मा बहुत अच्छे से रो ली। जब मम्मा अच्छे से रो ली, फिर उसके बाद बोल रही है कि ठीक है, कौन सी बैंक अलॉट हुई है, हमने कहा ये वाली, कि अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हमने पापा को कॉल किया। पापा भी लाइक कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। फिर हमने उनको बताया कि हमारी प्रिपरेशन टाइम पे एक टीचर थे अर्पित सर, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। वो तब हेल्प की जब हमने सब छोड़ दिया था, लाइक अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं होगी। तो पापा बोले कि जाओ पहले उनको थैंक्स बोलो अच्छे से, फिर हमने बताना। फिर पापा बहुत ज्यादा खुश है, भाई को बताया। भाई अपना ऑफिस से बाहर आ रहा था, ऊटी से जैसे ही बाहर आया तो भाई भी लाइक, क्या सिलेक्शन हो गया, वाह। वो सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि सर मम्मी पापा कभी कभी गुस्सा भी कर देते थे, लाइक कि नहीं हो रहा, चल ठीक है कुछ और देख ले, सीजीएल ट्राई कर लो, एसएससी के बाकी के जो एग्जाम्स रहते हैं वो ट्राई कर लो। तो भाई भाई हमेशा ही हमें मोटिवेट करता था कि नहीं, उसका सिलेबस पूरा अलग है, वो बिल्कुल भी मत करने दो इसको, इसको जो आ रहा है इसको उसी में करने दो, इसको इंटरेस्ट बैंक में ही है, बैंक में करने दो। तो उसके लिए हम अपने भाई को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे कि उसने हमें इतना मोटिवेट किया, और उसकी वजह से आज हम सिलेक्शन ले पाए। और उसके बाद सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो शायद हम स्टडी दोबारा स्टार्ट भी नहीं करते हैं मामू के जाने के बाद। तो बहुत शुभकामनाएं साक्षी आपके शब्दों में, और
आपकी भावनाओं में आपकी सफलता दिख रही है हमें, और खुशी है हमें इस चीज की। ये मोमेंट बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं, है ना। यस सर। सिलेक्शन सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी पाना, है ना, वो अपने आप में एक भारत के अंदर आज भी इसकी एक अपनी अहमियत है, और होनी भी चाहिए। माता पिता के लिए तो बहुत ही एक गौरवान्वित क्षण हो जाता है ना। तो यूपी के अंदर आरआरबी अलॉट हुआ है ना अक्षित। यस सर। आई गेस बैंक भी अलॉट हो गया है। यस सर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ है। तो अभी अभी जाहिर सी बात है, अभी अभी रिजल्ट आया है तो अभी ट्रेनिंग वगैरह भी होगी। अभी हम्म। ब्रांच आज नहीं पता है कहाँ मिलेगी, नो ट्रेनिंग सर। के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है साक्षी के भी ये आखिरी नौकरी नहीं है, इसके आगे भी अभी टारगेट होंगे बड़े। यस सर। उनको भी अचीव करो ताकि एक और सेशन हम कर पाए। आपकी ब्लेसिंग्स के साथ जरूर होगा सर। नहीं, आपकी जरूर। गाइडेंस जो यहाँ तक लाई है वो आगे भी लेकर जाएगी। नहीं नहीं, माता थैंक पिता यू है सो मच सर। तो। आपने बहुत 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 ज्यादा हेल्प किया है हमें। एक टाइम ऐसा आया था सर जब आई हैव नो फ्रेंड, क्योंकि बड़े मामू ही हमारे फ्रेंड थे जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते। तो वो बात जो हम शायद मम्मी पापा को नहीं बताते थे वो हम उनको बताते थे। तो जब वो नहीं रहे तो ऐसा कोई भी नहीं था जिससे कोई भी बात शेयर कर सके। जब भी बहुत हैवी फील हो रहा है कि अब फेल हो रहे हैं, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक मॉक में मार्क्स बहुत लो आ रहे हैं, तो उनके बाद सर सिर्फ आप थे जिनसे हमने ये सब डिस्कस किया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं, कैसे मॉक में मार्क्स इंक्रीज करें एक, और कैसे क्या दोबारा से स्टार्ट करें प्रिपरेशन। आशीर्वाद आपको, आने वाले टाइम के भी बड़े एग्जाम्स क्रैक होंगे, ताकि ऐसे ही हम क्रिकेट सेशन और प्लान कर पाएंगे, आगे की स्ट्रेटजी भी जान पाएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो साक्षी, वंस अगेन आपको सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत सिलेक्शन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। विशेष कि आगे बैंक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो, और बैंक को रिप्रेजेंट करके अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यस सर, अब आपकी काजू कतली की होगी सर। और ये थी साक्षी जिन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी हमसे शेयर करी, अपने स्ट्रगल के बारे में हमें बताया, और किन किन हर्डल्स को उन्होंने फेस किया। आपने, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझा हो। और बस जो भी इसकी लर्निंग है उसको एक्सेप्ट करिए। आपके जर्नी में कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको accept करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी भाई, है ना। गर्मी का महीना है, ठंडी भी आएगा, तूफान, है ना, आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी प्रचंड गर्मी क्यों ना हो, ठंडी जो जाएगी तो मान लो इसको कि फेलियर है, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी तो उसको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।